गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एएसपी इंस्टीट्यूट। मैं हूं मीनाक्षी शर्मा, आपकी बायोलॉजी मेंटर। हम एग्री बायो के अंदर अभी बेसिकली क्या कर रहे थे, फर्स्ट चैप्टर करके सेकंड चैप्टर पे आए, दैट इज द बायोटेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने जीव विज्ञान को या जीवों को और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नई क्या बनाई है, ब्रांच बनाई है, जिसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, पादप या जंतुओं के डीएनए में क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं, अपनी ऐच्छिक जीन उनमें डालते हैं ताकि हम ऐच्छिक प्रकार के पादप या ऐच्छिक गुण रखने वाले पादप व जंतुओं को बना सकें। इसके द्वारा बेसिकली मेडिसिन यानी कि आपकी दवाइयों के क्षेत्र में भी बहुत सारे काम हुए हैं और ऐसे पादप भी बनाए गए हैं जिनकी उत्पादकता या जिनकी है ना आप कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज़्यादा है, या जो कीटनाशकियों के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। आगे आने वाली समय के अंदर जो विपरीत परिस्थितियां आने वाली है, जैसे कि पानी की कमी होना, टेम्परेचर को बढ़ना, इन सबको भी सहन कर पा रहे हैं। ऐसे बहुत से जंतु भी बनाए गए हैं, लेकिन इस प्रक्रिया को करने के लिए हमें कुछ टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कुछ एंजाइम थे जिनके बारे में हम कर चुके हैं। इन प्रक्रियाओं को करने के लिए हमें कुछ और क्रियाविधि जैसे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पीसीआर के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज इन सब टेक्निक का इस्तेमाल करके कैसे सारे कार्य किए जाते हैं हम उनको पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसजेनिक जीव, पादप व जंतु। देखिए, ट्रांसजेनिक जीव क्या है। एक नॉर्मल जीव था, एक नॉर्मल पादप था, मान लीजिए गेहूं का एक्स पादप था, ठीक है। इस एक्स जाति के अंदर उत्पादन अच्छा नहीं था, बाकी सारे इसका जो गेहूं की जो आकृति थी, उसके बीज का जो आकार था, इसके अलावा इसकी जो बेसिकली आप क्या कह सकते हो रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो सब कुछ अच्छी थी, लेकिन उत्पादन अच्छा नहीं था। तो हमने क्या किया, किसी वाय प्रजाति के गेहूं में एक ऐसी जीन देखी जिसका उत्पादन अच्छा था, वो जीन लेकर हमने इस एक्स जाति के अंदर डाल दी। अब डालने के बाद यहाँ पर जो डीएनए नया बना, जो कि वाय प्रजाति के डीएनए को अपने अंदर समाकलित कर चुका है, ऐसे डीएनए को हम क्या कहेंगे, पुनर्योजी डीएनए कहेंगे। और इस डीएनए को रखने वाली जो नई एक्स की प्रजाति वैरायटी हमने तैयार की है, उसमें क्या करके उसके जीन में परिवर्तन करके उस प्रजाति को हम ट्रांसजेनिक प्रजाति कहेंगे, जो कि अब उत्पादन में भी क्या हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यही होता है ट्रांसजेनिक पादप और जंतु। तो देखिए, समझिए, जिन पादपों में वांछित लक्षणों के लिए हमारा यहाँ पर अभी जब हमने एक्स प्रजाति का गेहूं लिया था, उसके लिए हमारा वांछित लक्षण क्या था, या हम क्या चाहते थे कि उसका उत्पादन अच्छा हो, तो वांछित लक्षणों के लिए बाहरी डीएनए उपस्थित होता है, वह ट्रांसजेनिक पादप कहलाते हैं या ट्रांसजेनिक जंतु भी हो सकते हैं। पादपों में वांछित लक्षण उत्पन्न करने के लिए विभिन्न जीनों को निवेशित करने के पश्चात निवेशित जीन द्वारा उत्पन्न लक्षणों तथा उनकी अभिव्यक्ति का क्या करते हैं, हम अवलोकन करते हैं। सही बात है, इतना सब कुछ हमने किया है, तो वो रिजल्ट निकल कर आया है कि नहीं आया है तो हम देखते ही देखते हैं, ठीक है। जीन स्थानांतरण की विधियां, अब देखिए बेटा, सबसे पहले हमें जो भी अपनी वांछनीय जीन है उसे हमें किस में डालना है, जीव में डालना है। जीव में ये दो तरीके से डाल सकते हैं, या तो आप इसे क्या डालें, सीधा डालें, जिसे आप क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष रूपांतरण कह सकते हैं, या अप्रत्यक्ष रूपांतरण भी कह सकते हैं। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी ऐच्छिक जीन को किस में डलवाना चाहते हैं, ऐच्छिक जीन को आप अपने ग्राही पादप या फिर आप क्या कह सकते हैं, ग्राही जंतु में डलवाना चाहते हैं, है नहीं है। अब इसमें डलवाने के दो तरीके हैं। ये जो आपके पास में आपकी ऐच्छिक जीन है, इस जीन को या तो आप क्या करें, इस ग्राही के अंदर प्रत्यक्ष रूप से, कौन से रूप से बच्चा, प्रत्यक्ष रूप से डलवा दें, यानी कि जिसके हम बहुत सारे तरीके पढ़ेंगे, आपको किसी वाहक की आवश्यकता नहीं है, आप आराम से सीधे ही इस जीन को कहाँ डलवा रहे हैं, ग्राही जंतु के डीएनए या न्यूक्लियस के अंदर फिट करवा रहे हैं। एक आपके पास में कौन सा तरीका हो सकता है, अप्रत्यक्ष तरीका हो सकता है, जिसे आप क्या कर चुके हैं, पढ़ भी चुके हैं कहीं ना कहीं। हम अप्रत्यक्ष तरीके के बारे में क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। तो हम इसे अप्रत्यक्ष तरीके से भी क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और उसमें आपको किसकी आवश्यकता होगी, वाहक की आवश्यकता होगी। मैंने भी कहा था आपको पिछली क्लास में भी कि अभी आपने सिर्फ प्लाज्मिड वाहक के बारे में पढ़ा है, जो कि हमें प्राकृतिक रूप से मिला जीवाणु के अंदर, लेकिन ऐसे बहुत से वाहक हैं जिन्हें हमने बनाया है, जैसे कि हमने कृत्रिम गुणसूत्र, कृत्रिम कवक, ऐसे कुछ भी हमने क्या करे हैं, वाहक बनाए हैं। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें ये नए वाहक बनाने की जब हमारे पास प्लाज्मिड था। कभी कभी क्या होता है, जो डीएनए का खंड, जो जीन, जो आपकी ऐच्छिक जीन है, उसे जब आप ग्राही में भेजो तो हो सकता है उसका वज़न बहुत ज़्यादा हो, किलोबाइट्स में नापा जाता है इन्हें। तो उस वजनी को ले जाने के लिए, देखिए, हर एक वाहक हर एक तरह के डीएनए को नहीं ले जा सकता, तो जिस प्रकार की हमारी जीन है उस प्रकार के वाहक को ही हमें क्या करना होगा, इस्तेमाल करना होगा। तो जब आप किसी वाहक का इस्तेमाल करके इच्छित जीन को ग्राही पादप या जंतु में डलवा रहे हैं, तो उसे आप कहेंगे अप्रत्यक्ष
डलवाने का तरीका, और अगर आप डायरेक्टली डलवा रहे हैं तो आप इसे क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष रूप से डलवाया जाता है। तो देखिए यही कह रहा है यहाँ पर जिन स्थानांतरण की विधियां, तो पादप कोशिका अथवा जंतु कोशिका में भी, पर आप एग्री बायो से हैं तो हम बाबा पादप कोशिका का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो पादप कोशिका में जिन स्थानांतरण की मुख्यतः दो विधियां होती है। एक विधि वाहक अणुरहित, यही मैंने कहा अभी, और इसे आप क्या कहने वाले हैं, प्रत्यक्ष मेथड कहने वाले हैं, डायरेक्टली डलवाएंगे, आपको किसी वाहक की जरूरत नहीं है। सो इट कैन ऑल्सो नोन एज दी वेक्टरलेस और डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चेंजेस हो जाएंगे डायरेक्टली। एक वाहक अणु मध्यस्थ, या फिर आप इसे अप्रत्यक्ष रूपांतरण, विच मीन्स वेक्टर मीडिएटेड और इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। चलिए अब हम आगे आते हैं, वाहक अणुरहित या प्रत्यक्ष रूपांतरण। देखिए यहाँ पर हमें किसी प्लाज्मिड, किसी आर्टिफिशियल गुणसूत्र या आर्टिफिशियल कवक यानी कि कृत्रिम कवक की जरूरत नहीं है, यह हम सीधा डलवाने वाले हैं, जिसके हम बहुत सारे तरीके अपनाएंगे और उन्हीं पर आज हम बात भी करेंगे। किसी जैविक वाहक कारक की सहायता के बिना, अब जैविक मतलब भाई आपका प्लाज्मिड क्या था, आपको जीवाणु से मिला था, जीवाणु एक जीवित कोशिका, तो प्लाज्मिड भी जीवित है, आप जो गुणसूत्र बना रहे हैं ये भी जीवित है। तो किसी जैविक वाहक या कारक की सहायता के बिना डीएनए को, कौन सा डीएनए बच्चा, यहाँ पर आप याद रखेंगे जो भी आपका ऐच्छिक डीएनए या डीएनए का वो खंड जो आपकी पसंद की जीन को रख रहा है, वो डीएनए या आपकी ऐच्छिक जीन जो है को पादप कोशिका में प्रवेश कराना तथा स्थायी रूप से रूपांतरण प्राप्त करना। भाई इतनी माथापच्ची कर रहे हैं तो स्थायी रूपांतरण तो मिलना ही चाहिए, जो भी हम चाहते थे डीएनए वो सेल में जाना चाहिए और जो जीव उस लक्षण को प्रदर्शित करना चाहिए, है ना। तो स्थायी रूपांतरण प्राप्त करने की क्रिया को सीधा जीन स्थानांतरण कहते हैं, जो कि निम्न विधियों के द्वारा किया जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले तो प्रत्यक्ष रूपांतरण में क्या करते हैं, हम किसी जैविक वाहक का इस्तेमाल नहीं करते हैं। चलिए सबसे पहली विधि जो आती है हमारी इलेक्ट्रोपोरेशन विधि आती है, इसे आप पहले अच्छे से समझिए। देखिए इलेक्ट्रो का मतलब तो यहाँ पर क्या है, विभव, यानी कि यहाँ पर क्या काम लेंगे आप, विद्युत यानी कि बिजली को काम में लेंगे, विद्युत को काम में लेंगे। और बच्चा पोरेशन जो है ना, इस पोरेशन का मतलब होता है छिद्र, तो यानी कि बिजली के झटके देकर आप छिद्र करेंगे। किसमें छिद्र करेंगे, ग्राही कोशिका के अंदर। सुनिए देखिए बेटा, आपके पास में क्या होती है, जो ग्राही कोशिका होती है, हम यहाँ पर पादप की बात कर रहे हैं, तो ये कौन सी कोशिका होती है, पादप कोशिका। अभी मैं आपकी इसके किताब के हिसाब से भी बताऊंगी, आपको टेंशन मत ले, वो थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से होना चाहिए। इस पादप कोशिका के चारों तरफ कौन उपस्थित होती है बेटा, कोशिका झिल्ली। अब कोशिका झिल्ली डीएनए जो होता है ना, मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, ऋणावेशित होता है, और डीएनए को ही, आपकी ऐच्छिक जीन रखने वाले डीएनए के खंड को ही तो आपको डलवाना है, तो उसे कोशिका झिल्ली अपने अंदर से प्रवेश नहीं करने देगी। पर मैम ऐसे बहुत से अणु हैं जो आवेशित होते होंगे और कोशिका झिल्ली में प्रवेश करते होंगे, मृदा से आने वाले कई पोषक तत्व आवेशित होते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन डीएनए की जो आकार है वो भी क्या है, ज़्यादा, वो एक मैक्रो वृहत जैव अणु है, तो वो कोशिका झिल्ली के अंदर आराम से प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपनी जो पादप कोशिका है इसे हम उच्च वोल्ट के या लघु वोल्ट के बिजली के झटके देते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो ये कोशिका होती है ये अध्रुवित हो जाती है। ध्रुवित से कैसी हो जाती है, अध्रुवित, और थोड़ी ढीली पड़ जाती है। जैसे ये ढीली पड़ती है वैसे ही हम क्या करते हैं, अपने डीएनए को इसके अंदर प्रवेश करवा देते हैं। जब ये वापस से नॉर्मल होगी तब तक हमारा डीएनए कोशिका में क्या कर जाएगा, ऐच्छिक डीएनए प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए इसे आपके यहाँ पर कैसे बताया गया है, हम इसे भी देखते हैं। यह आपकी पादप कोशिका है, कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली है। सबसे पहले आपकी जो ये कोशिका भित्ति है, भैया किसकी बनी हुई है, सेल्यूलोज की बनी हुई है। तो हम इसे क्या करेंगे, एक एंजाइम जिसे आप क्या कहते हैं, सेल्यूलेज एंजाइम कहते हैं, उसके द्वारा इसे हम क्या कर देंगे, विलगित कर देंगे। बोलो बात समझ में आई। अब कौन रह जाएगी, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अब हम क्या करना है, हमें वांछित डीएनए जोड़ना है। तो ये रही हमारी ग्राही कोशिका। ये कौन सी कोशिका है, हमारी ग्राही कोशिका। और इस ग्राही कोशिका के पास में क्या है, हमारा डीएनए जो हमें डालना है। इसे हम ऐच्छिक डीएनए भी बोल सकते हैं और इसे हम विदेशी डीएनए भी, क्योंकि ये हमारी कोशिका का नहीं है, ये हमारी ग्राही कोशिका का नहीं है, इसे हम बाहर से ला रहे हैं। तो बेटा कहीं पर ऐच्छिक जीन, ऐच्छिक डीएनए या विदेशी डीएनए शब्द आए तो ये सब सेम ही है नहीं। तो इस डीएनए को हमें यहाँ पे डालना है, तो हम इन दोनों को एक माध्यम में रखकर क्या देंगे, विद्युत के झटके देंगे, है नहीं।
अब समय के लिए उच्च वोल्ट की विद्युतीय झटके से कोशिका की झिल्ली क्या हो जाएगी, उसमें अस्थायी क्या बन जाएंगे, छिद्र बन जाएंगे। ये देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, शायद डायग्राम में आपको साफ नजर नहीं आ रहा, तो ये देखिए ऐसे अस्थायी छिद्र बन जाएंगे, जो कि पहले बिल्कुल कोशिका झिल्ली क्या थी, सीधी थी। बोलो बात समझ में आई। अब विदेशी डीएनए का कोशिका झिल्ली में अस्थायी छिद्रों के माध्यम से क्या हो जाएगा, प्रवेश हो जाएगा। तो ये जो आपका डीएनए था ये क्या कर रहा है, ये इस विदेशी कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, है नहीं है। कोशिका में विदेशी डीएनए के अस्थायी छिद्र बंद हो जाते हैं, वह डीएनए केंद्रक में क्या कर जाता है, स्वतः ही प्रवेश कर जाता है। तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में केंद्रक है। एक बार कोशिका में आपको प्रवेश करवाना है, फिर डीएनए अपने आप ही कहाँ चल जाएगा, केंद्रक में। क्यों मैम, केंद्रक झिल्ली नहीं रोकेगी क्या? अरे बेटा याद करो, केंद्रक झिल्ली जो होती थी उसके अंदर तो क्या होते थे, बड़े बड़े ऑलरेडी केंद्रक छिद्र होते हैं ना, जिसके द्वारा डीएनए आरएनए को बाहर भेजता है प्रोटीन बनाने के लिए। तो आरएनए भी तो एक वृहत अणु है, तो जब वो बाहर आ सकता है इतना बड़ा अणु, जैव अणु, तो डीएनए भी अंदर जा सकता है, तो अपने आप ही केंद्रक में प्रवेश कर जाएगा। और आपकी जो पादप कोशिका है अब इसे क्या कर लेगी, अपने अंदर अपना लेगी, और ये डीएनए जो आपने ऐच्छिक जीन वाला भेजा है, आपका पादप उन लक्षणों को भी क्या करने लग जाएगा, आपके सामने दिखाने लग जाएगा। तो ये है इलेक्ट्रोपोरेशन, बिजली के विद्युत के झटके देकर कोशिका झिल्ली में छिद्र करना, ताकि वो इस डीएनए रूपी आवेशित वृहत अणु को अपने अंदर क्या कर सके, ग्रहण कर सके। सबसे पहले कोशिका भित्ति को सेलुलोज के एंजाइम की सहायता से विलगित करना है और हटा देना है। फिर पादप कोशिका की कोशिका झिल्ली के पास में आना है। अब इस पादप कोशिका को, जो कि झिल्ली युक्त है लेकिन भित्ति रहित है, इसे आपके विदेशी डीएनए के साथ में एक माध्यम में रखकर विद्युत के झटके देने हैं। विद्युत के झटके के द्वारा आपकी जो कोशिका झिल्ली होगी, इसमें छोटे छोटे छिद्र बन जाएंगे। इन छिद्रों के माध्यम से आपका विदेशी डीएनए कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। अब कोशिका का केंद्रक इसे अपने आप अपना लेगा, और अब आपके पास में ये कौन सी कोशिका तैयार हो जाएगी, ट्रांसजेनिक। और ट्रांसजेनिक कोशिका रखने वाले पादप को आप कौन सा पादप कह देंगे, ट्रांसजेनिक पादप बोल देंगे। बस इतना सही है। चलिए अब इसकी थ्योरी को आपके किताब के हिसाब से देख लेते हैं। इस विधि में पादप कोशिका निलंबन को, यानी पादप कोशिका निलंबन, जो भी आपने सेल्स का जो आपने लिया है, मीडियम जो लिया है जिसमें सेल्स है, को विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप धनायन कैथोड की ओर व ऋणायन एनोड की ओर। भाई आपकी कोशिका भित्ति के अंदर भी फास्फेट समूह, लिपिड, प्रोटीन सब थे, तो इनमें जो धनायन ऋणायन होंगे वो एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की ओर, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की ओर क्या करेंगे, गति करेंगे, जिससे आपकी कोशिका ध्रुवित हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव सारे एक तरफ चले जाएंगे, है ना, नेगेटिव एक सारे एक तरफ चले जाएंगे, और इसकी वजह से आपकी सेल पोलराइज्ड हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ध्रुवित होने को तो आप कहते हैं पोलराइज्ड, और अध्रुवित होने को आप डिपोलराइज्ड कहते हैं। ठीक है, अब अध्रुवित कोशिका भित्ति पुनर्योजन डीएनए के लिए, अध्रुवित हो जाएगी, तो आपकी जो ध्रुवित कोशिका भित्ति थी, वो जिसमें पहले आप अच्छे से पॉजिटिव नेगेटिव देख पाते थे, वो सब खत्म हो गया वहाँ से वो रिलेशनशिप। अब आपके यहाँ पर क्या बन जाएंगे, बड़े बड़े छिद्र बन जाएंगे, और उसके द्वारा आपका पूरा जो विदेशी डीएनए है वो आपकी पादप कोशिका में या ग्राही कोशिका में प्रवेश करके पुनर्योजी डीएनए का क्या कर देगा, निर्माण। पुनर्योजिक डीएनए, दो अलग अलग डीएनए मिले हैं यहाँ पे। भाई अगर आप अभी भी इमेजिन कर रहे हैं और क्लास को शुरू से सुना है, तो हमने एक्स प्रजाति का गेहूं का पादप लिया था, लेकिन उसका उत्पादन कम था, तो उसमें अधिक उत्पादन वाला जीन रखने वाला विदेशी डीएनए हमने डलवाया है। तो दो अलग अलग प्रजातियों का डीएनए यहाँ पर जब मिक्स होकर नया डीएनए बना रहा है, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, पुनर्योजी डीएनए बोल सकते हैं। इस विधि से मक्का, तंबाकू, धान, गेहूं आदि में सफल जीन स्थानांतरण किए गए हैं। यह व्यवस्थित व आसानी से पुनर्योजित होने वाला ऊतक है, जैसे वयस्क मक्का भ्रूण का रूपांतरण। तो बेटा इसका मतलब क्या है, देखिए वयस्क मक्का भ्रूण का रूपांतरण, अगर आपको किसी फसल में रूपांतरण करना है, हम तो ये भी छोड़ते हैं, हम एक बात मानते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति में कोई जेनेटिक यानी कि आनुवांशिक रोग है, तो हम क्या कहते हैं, अरे ये तो बचपन से ही ऐसा है, क्योंकि इसमें तो ये आनुवांशिक रोग है, अब इसे सही भी नहीं करवाया जा सकता। क्यों नहीं सही करवाया जा सकता, भाई हमारे पास टेक्नोलॉजी है, जाओ उसके डीएनए में चेंज करवा दो। लेकिन एक व्यक्ति में हजारों लाखों कोशिकाएं होगी, और हर कोशिका में समान प्रकार का वही जो डिफेक्टिव डीएनए वही होगा, हम उसे कैसे बदलवा सकते हैं? इतनी कोशिकाओं में, हर एक कोशिका में हजारों लाखों अरबों कोशिकाओं में जाकर बदले, पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको किसी आनुवांशिक
क्रूरता को आपको हटाना है किसी जीव में से, तो आप क्या कीजिए, जब वो अपने मदर के वॉर्म में था, भ्रूण अवस्था में था, तभी मेडिकल या डॉक्टर्स को कुछ चेकअप करवाने चाहिए थे। और जब उन्हें पता चलता कि नहीं इसमें तो कोई ना कोई आनुवांशिक विकार आ रहा है, तो जो भ्रूण होता है वो 2 कोशिकीय, 4 कोशिकीय, 8 कोशिकीय, 16 कोशिकीय होता है नहीं, भ्रूण इतना ही कोशिकीय होता है। उसके बाद तो फिर वो विकसित होने लग जाता है जीव में। तो 2, 4, 6, 8, 16, 32 कोशिकाओं में परिवर्तन, उनके डीएनए में परिवर्तन करना आसान है। हजारों कोशिकाओं की काया बनने के बाद आसान नहीं है। तो हम भ्रूण काल में क्या करवा सकते हैं, परिवर्तन। और अगर हम उस समय ही उस आनुवांशिक विकार को पता करके उस विकार को सही कर देते तो ये बच्चा बिल्कुल सही पैदा होता, ये व्यक्ति बिल्कुल सही पैदा होता। ऐसा ही पादपों के अंदर है। अगर पादपों के अंदर आपको कोई ऐच्छिक चेंज करना है तो देखिए, एक बार पादप बन गया, वो पूरा बन गया, अब उसकी हर कोशिका में जाके नहीं कर सकते। लेकिन जब वो बन रहा था तो उसकी भ्रूण अवस्था के अंदर ही, जब वो 2, 4, 6, 8, 16 कोशिकीय अवस्था में है, तभी आप उसमें क्या कर दीजिए, जो भी आपकी ऐच्छिक जीन है या जो भी आप उसमें ऐच्छिक परिवर्तन करना चाहते हैं वो उसके डीएनए में तभी कर दीजिए। फिर उससे जब बीज बनेगा और उस बीज से नया पादप बनेगा तो उसमें वो सारे गुण होंगे जो आप चाहते थे। तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि आसानी ऊतक जैसे आवश्यक मक्का भ्रूण का रूपांतरण इलेक्ट्रोपोरेशन तंत्र द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, मक्का के अंदर मान लीजिए कोई लक्षण था जो हमें अच्छा चाहिए था, तो हमने मक्का के भ्रूण को लिया और उसे कहाँ डाला, वैद्युत क्षेत्र में डाला। उस भ्रूण की कोशिकाओं में क्या हुए, छेद हुए, और उस छेद के द्वारा डीएनए जो ऐच्छिक या हमारा विदेशी डीएनए था जो ऐच्छिक जीन को रखे हुआ था वो पहुंच गया। मक्का के न्यूक्लियस ने या केंद्रक ने या डीएनए उसे अपना लिया। अब जब इस मक्का के भ्रूण से बीज बनेगा और बीज से नया पादप बनेगा तो उसमें सारे के सारे लक्षण क्या होंगे, उपस्थित होंगे। चलिए आगे। अब इलेक्ट्रोपोरेशन की 2 विधियां, बिल्कुल सही बात है बेटा। एक तो होती है आपके पास निम्न वोल्टा या दीर्घ स्पंदन, और एक उच्च वोल्टा व लघु स्पंदन, यानी कि वोल्ट बहुत तेजी के साथ में दिए जाते हैं लेकिन कम समय के लिए दिए जाते हैं। झटका तेज देंगे लेकिन कम समय के लिए। यहाँ पर क्या है, झटका कम होगा लेकिन लंबे समय के लिए होगा। और देखिए बेटा, अगर देखा जाए तो झटके ज़्यादा तेजी हो लेकिन कम समय के लिए हो, क्योंकि अगर ज़्यादा समय के लिए हो तो फिर सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली पूरी टूट जाएगी। तो देखिए, रिजल्ट जो ज़्यादा बेस्ट आने के चांसेस है वो उच्च वोल्टता व लघु स्पंदन में बेटर रहते हैं, तो अधिक स्थायी रूप से हो पाते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम, लाभ। यह सस्ती, बिल्कुल सही बात है, तीव्र व न्यूनतम विषाक्त। आपको किसी प्रकार का यहाँ पे टॉक्सिसिटी आनी चाहिए। यहाँ पे हमने किसी प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नहीं किया है, तो किसी प्रकार की विषाक्त विधि नहीं है। इस विधि की मुख्य हानि प्रोटोप्लास्ट की आवश्यकता है, इसलिए सभी पादप तंत्र पर लागू नहीं होती। देखिए बेटा, इसके अंदर बेसिकली क्या होना चाहिए, सेल वॉल आसानी से हट जाए और फिर काम हो जाए। यह विधि केवल उन तंत्रों पर लागू होती है जिनमें प्रोटोप्लास्ट पुनर्जनन क्षमता अधिक होती है, यानी कि एक ऐसा प्रोटोप्लास्ट जिसके अंदर डीएनए को एक्सेप्ट करने की और जल्दी जल्दी विभाजन करने की क्षमता अच्छी होगी। भाई विदेशी डीएनए को अपने अंदर एक्सेप्ट तो करे, वरना आप डाल दो डीएनए फिर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो अगर उसमें पुनर्जन क्षमता या पुनर्योजन क्षमता ही अच्छी नहीं होगी तो फिर चीज़ नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में आती है शॉटगन या बायोलिस्टिक मेथड। गन से आपको क्या समझ में आ रहा है, बंदूक। तो बिल्कुल सही बात है बेटा, यहाँ पर आप क्या करने वाले हैं इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जो भी आपका ऐच्छिक डीएनए ना, उसकी छोटी छोटी आप गोलियां बनाएंगे, जैसे बंदूक की गोली होती है। कैसे बनाएंगे ये हम अभी आपको बताएंगे। और फिर शॉटगन में उन गोलियों को डालेंगे और जो भी आपकी ग्राही कोशिका है जिसमें आप इस डीएनए को डलवाना चाहते हैं वहाँ पे बॉम्बार्डिंग कर देंगे, फटाफट गन को चला देंगे। झटके के द्वारा कोई ना कोई डीएनए कहाँ चला जाएगा, कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और ये लो, हम यही तो चाहते थे, उस डीएनए को फिर केंद्रक तो आसानी से ले ही लेगा। तो यही होता है यहाँ पर क्या होता है, गोलियां बनाई जाती है आपके विदेशी डीएनए की। कैसे बनाई जाती है, चलिए हम ये देखते हैं। तो देखिए, शॉटगन या बायोलिस्टिक मेथड के अंदर बेसिकली क्या होता है, इस विधि में वांछित डीएनए, ऐच्छिक डीएनए, विदेशी डीएनए, बात एक ही है, को टंगस्टन या सोने के कणों में, सोने के कण मतलब बुरादा होता है, उसमें लपेट कर गन की सहायता से पादप कोशिका में प्रवेश करवाते हैं। ये देखिए, ये पादप, ये गन नॉर्मल गन जैसी नहीं होती, एक चेम्बर सा होता है जहाँ पर बेसिकली हीलियम गैस भरी रहती है। हीलियम गैस क्यों भरी गई, देखिए हीलियम गैस एक अक्रिय गैस है। तो ये जो गोलियां आप टंगस्टन या सोने की बना रहे हैं, जिसके अंदर आपने डीएनए को लिपेटा है, वो उससे कोई भी प्रकार की क्रिया नहीं करेगी क्योंकि वो एक अक्रिय गैस है और वो एक दाब डालेगी। पिस्टन की सहायता से आप क्या डालेंगे, एक दाब डाल देंगे, है नहीं। ये पॉइंट फॉर ब्रेक है, ये यहाँ से बेसिकली निकलेगी गोली, ठीक है। तो ये डिस्क हटेगी, यहाँ से गोली निकलेगी। प्लास्टिक का माइक्रो चेम्बर है, आपके यहाँ पर कोटेड डीएनए, जो आपने ऐच्छिक जीन्स को आपने क्या किया है, कोट किया है,
लिपेटा है वो प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पर स्टॉपिंग स्क्रीन, यहाँ पर आप देखते हैं स्क्रीन के अंदर, जब आपको रोकना होगा आप रोक देंगे। और यहाँ पर वो कोशिकाएं हैं, ये यहाँ पर आपकी टारगेट कोशिकाएं जिनमें आपको ये डालना है। तो यहाँ पर मैं टारगेट की जगह चलिए ये लिख देती हूँ, यहाँ पर कौन सी कोशिका है, ग्राही कोशिका है। इन ग्राही कोशिका के ऊपर आप तेजी के साथ में जब इनको डालेंगे तो कोई ना कोई डीएनए का जो कण है वो कहाँ प्रवेश कर जाएगा, कोशिका में प्रवेश कर जाएगा। देखिए इन कणों को माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, छोटे छोटे कण है बेटा। डीएनए कितना छोटा है आपको नेकेड आई से नजर भी नहीं आएगा। सोचो कोशिका आपको सूक्ष्मदर्शी में देखने पर नजर आती है और उसके अंदर फिर केंद्रक और फिर केंद्रक में तो कितना सूक्ष्मदर्शी होता होगा। और आपने इसको टंगस्टन में डाला है तो कहाँ नजर आने वाला है। तो छोटे छोटे माइक्रो कणों को अब प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल का मतलब होता है फेंकना, तो आप यहाँ पे थ्रो करना। तो यहाँ पे गन की हेल्प से आप उन्हें टारगेट या ग्राही कोशिका के ऊपर क्या कर रहे हो, डाल रहे हो, है नहीं है, बहुत तेजी के साथ में। तो इसे हम माइक्रो प्रोजेक्टाइल भी कह सकते हैं। इस गन के निम्न भाग होते हैं, जैसे कि गैस त्वरण नली, बिल्कुल सही बात है, जिसमें हमने हीलियम गैस भरी है। प्लास्टिक झिल्ली या स्थूल वाहक जिस पर ये आपके चिपके रहते हैं, ये देख लीजिए, ये प्लास्टिक नली या फिर आपके कौन से प्लास्टिक माइक्रो चैम्बर, ये देखिए इसके ऊपर आपके चिपके रहते हैं। यह विधि केवल उन पादप तंत्रों पर लागू होती है जिनमें भी प्रोटोप्लास्ट को ग्राही डीएनए को लेने और उसके साथ में नए प्रकार से अपने आप को परिवर्तन करने की क्या हो, क्षमता हो। जो दूसरे के डीएनए को नहीं लेगा उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते, फिर तो वहाँ हमें वाहक की आवश्यकता पड़ेगी, है ना। चलिए, तो शॉटगन और बायोलस्टिक मेथड के अंदर और साथ ही साथ के अंदर एक अवरोध स्क्रीन होती है, आपको रोकना है तब आप रोक सकते हैं, और एक आपके पास में लक्ष्य होता है यहाँ पर। चलिए अब इस विधि के बारे में हम डिटेल में बात करते हैं। इस विधि में एक म्यू मीटर, ये म्यू मीटर है भाई, यानी कि 1 × 10⁻⁶ मीटर। तो सोचिए 0.0000001 इतना छोटा मीटर का कण डीएनए का लेप करने के लिए इन्हें डीएनए के घोल में कैल्शियम क्लोराइड के घोल में मिलाकर तीव्र गति से हिलाते हैं। अब इस प्रोजेक्टाइल डीएनए को अवक्षेपण के बाद सूखने देते हैं। आपने मिला दिया, अब आप इसे सूखने देंगे। स्पर्मिडीन या कैल्शियम क्लोराइड का आप क्या लेंगे, इसके बाद गन में स्थूल वाहक को सही स्थान पर फिट कर आंशिक निर्वात उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, और डिस्क के ऊपर लगा दिया जाता है इसे, ठीक है। संविदारण डिस्क फटने से प्रघाती तरंग, देखिए ये आपकी संविदारण डिस्क थी, ये जो डिस्क है, ठीक है, ये रप्चर डिस्क। तो जब आप इसके ऊपर इन कणों को डालेंगे तो ये फटेगी और यहाँ पर आपके रखे हुए हैं आपने प्लास्टिक माइक्रो पे, है ना। तो देखिए उत्पन्न माइक्रो का त्वरण होगा, जब तेजी के साथ में जाएगी तो प्लेट हिलेगी और क्या होगा, त्वरण उत्पन्न होगा। जब स्थूल वाहक अवरोध स्क्रीन को टकराता है तो इसे चिपके सूक्ष्म कण स्क्रीन में से गुजर कर, ये देखिए यहाँ पर आपकी रप्चर डिस्क है, जब आप हीलियम गैस के झटके देंगे तो ये हिलेगी। जब ये तेजी के साथ में यहाँ पर हिलेगी तो ये इस प्लास्टिक माइक्रो जो आपकी लेयर थी जिसके ऊपर आपके कण थे वो भी यहाँ पर तेजी के साथ में हिलेंगे। इस स्क्रीन से होते हुए वो कहाँ पर जाएंगे, टारगेट कोशिका के ऊपर जाएंगे। तो जब स्थूल वाहक अवरोध से टकराता है तो इसे चिपके सूक्ष्मकण स्क्रीन में से गुजरकर नीचे रखी कोशिकाओं व उनके केंद्रक में प्रवेश कर जाते हैं। इस विधि द्वारा सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, गेहूं, पपीता आदि में हमने क्या कर लिया है, जीन का स्थानांतरण कर लिया है। ये डायग्राम ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। क्या याद रखना पड़ेगा कि इस विधि द्वारा हमने सोयाबीन, गन्ना, तंबाकू, गेहूं, पपीता में स्थानांतरण किया है, ठीक है। चलिए लाभ, यह सुरक्षित व साफ सुथरी विधि, सही बात है, यहाँ पे हमने किसी प्रकार का जहरीले केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। यह व्यवस्थित तथा प्रभावी पुनर्जित ऊतक बनाने की विधि है जो जीन को सर्वोत्तम जर्म प्लाज्म क्या था भाई, जिसके अंदर आप परिवर्तन करना चाहते हैं, डीएनए जो हमें चेंज कर, हम जर्म प्लाज्म के बारे में कहाँ पर पढ़ के आ चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर में पढ़कर आ चुके हैं। जो हमारा ऐच्छिक है या जिसमें हम डाल रहे हैं डीएनए वगैरह में प्रवेश करने की स्वीकृति प्रदान करती है। ऐसी जातियाँ जो सरलता से रूपांतरित नहीं होती है उन जातियों का रूपांतरण भी आप इस विधि द्वारा कर सकते हैं। तो इस विधि के द्वारा हमने बहुत सारे ट्रांसजेनिक पादप बनाए हैं। तो वो पादप जो कि इलेक्ट्रोपोरेशन विधि के द्वारा ट्रांसजेनिक या रूपांतरित नहीं किए जा सकते थे उनको हमने इस विधि के द्वारा रूपांतरित कर दिया है। चलिए हाँ, यहाँ इस विधि में काइमेरिक पादपों का उद्गम होता है, यानी कि कुछ अलग तरह के पादप इसमें बन जाते हैं। प्रक्षेपण की गति पर नियंत्रण नहीं होता, जिससे लक्ष्य कोशिकाएं कभी कभी क्या हो जाती है, फट जाती है, क्योंकि अगर बहुत तेज़ी के साथ में गए तो हो सकता है लक्ष्य कोशिका क्या हो जाए, फट जाए। तो ये आपके पास में क्या हो गई, इसकी वो हो गई।
चलिए अब नेक्स्ट तरीका आता है माइक्रो इंजेक्शन, एक छोटा सा इंजेक्शन। क्या होता है इंजेक्शन? जब आपको कोई बीमारी हो जाती है और बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन होती है तो इंजेक्शन लगाया जाता है। माना जाए दवाई जाएगी, घुलेगी, टाइम लगेगा, सीधा दवाई को कहाँ डाल दो, आपकी बॉडी में डाल दो, ब्लड के अंदर फटाफट जाए और जहाँ पर भी रोग है उसको ठीक करे। वरना पहले दवाई लोगे, फिर आपके स्टमक में जाएगी, फिर पेट में से उसको अलग किया जाएगा, फिर वो रक्त में जाएगी, फिर रक्त से वो टारगेट ऑर्गन पे जाएगी। इतना टाइम नहीं है भाई, हम तो सीधा इंजेक्शन दवाई का जो क्या है सीधा ही रक्त के अंदर लगा देते हैं, रक्त प्रवाह के साथ वो जाती है और अपना काम करती है। हमें भी यहाँ पर ऐसा ही करना है। जो भी आपका विदेशी डीएनए, ऐच्छिक डीएनए, वाहक डीएनए, ऐच्छिक जीन जो भी है उसे हम एक इंजेक्शन में लेंगे और सीधा कोशिका के अंदर जाकर उसको उसके अंदर क्या कर देंगे, इंजेक्ट कर देंगे। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, माइक्रो इंजेक्शन कह देते हैं। तो माइक्रो इंजेक्शन एक भौतिक तकनीक है, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने जितनी भी तकनीकें पढ़ी ना वो सारी भौतिक तकनीक ही हैं, क्योंकि मैं कोई रासायनिक क्रियाविधि का हमने इस्तेमाल किया ही नहीं है। ठीक है, तो देखिए माइक्रो इंजेक्शन एक भौतिक तकनीक है जो जैविक व अन्य बाधाओं का निवारण करती है। सही बात है भाई, सेल मेम्ब्रेन नहीं ले रही थी, या फिर आपने देखा बॉम्बार्डिंग के द्वारा सेल ही टूट जा रही थी, है या नहीं है। इलेक्ट्रोपोरेशन से भी सेल की हमें क्या करनी पड़ती है, सेल मेम्ब्रेन में छिद्र करने पड़ रहे थे। यहाँ पर हमें ऐसा भी कुछ भी नहीं करना है। तो जैविक व अन्य बाधाओं का निवारण करती है। मूल रूप से इसे जंतु कोशिका में रूपांतरण हेतु विकसित किया गया। पादप में क्यों नहीं भाई, पादप के अंदर देखिए बाहर कोशिका भित्ति है जो ठोस होती है, तो उसमें ये माइक्रो इंजेक्शन होना थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। तो जंतु कोशिकाओं को ट्रांसजेनिक रूप में बदलने के लिए और उनमें अगर हम अप्रत्यक्ष रूप से अपना ऐच्छिक डीएनए, विदेशी डीएनए या फिर हम ऐच्छिक जीन डलवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कौन सा तरीका अपना सकते हैं, माइक्रो इंजेक्शन। परंतु आजकल पादप कोशिका के रूपांतर में भी इसका उपयोग लाया जा रहा है। हाँ सही बात है, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति को विलगित कर देते होंगे और फिर इंजेक्शन लगा देते होंगे, बस इतना सही है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक होल्ड करते हैं, होल्डिंग पीस है जिससे हम होस्ट कोशिका यानी कि जो भी क्या है आपकी ग्राही कोशिका है, इस कोशिका को हम क्या करते हैं, होल्ड करते हैं। ये कोशिका द्रव्य है, ये इसका केंद्रक है। सीधा सीधा हम निडल की हेल्प से जो भी है उसे कहाँ डलवा देते हैं, डायरेक्टली केंद्रक के अंदर डलवा देते हैं। तो देखिए इस विधि में वांछित डीएनए का तीक्ष्ण सिर वाली, भाई पैने सिर वाली, हमारे भी जो सुई लगाई जाती है वो पैने सिर वाली ही होती है, सिर वाली माइक्रो प्रोजेक्टाइल सुई की सहायता से पादप कोशिका के केंद्रक में, देखिए ये बात और सुनिए, अभी तक आपने जो दो विधियां पढ़ी, इलेक्ट्रोपोरेशन विधि जो आपने पढ़ी और बायोलिस्टिक जो मेथड पढ़ा, वहां पे साइटोप्लाज्म में डालते हैं, वहां से केंद्रक अपने आप लेता है। यहाँ आप विदेशी डीएनए को सीधे सीधे केंद्रक में ही डालेंगे। सही बात है, जब हम सीधा डाल सकते हैं तो फिर वहीं डालें ना, कि सहायता से पादप कोशिका केंद्र में प्रवेश कराया जाता है कि पादप कोशिका को किसी प्रकार की हानि नहीं हो। तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर हो सकता है कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए। बायोलिस्टिक मेथड की भी एक यही कमी थी कि वहाँ पर इतनी तेज बॉम्बार्डिंग की वजह से कोशिका क्षतिग्रस्त हो सकती थी, टारगेट कोशिका या ग्राही कोशिका या लक्ष्य कोशिका, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। इसी विधि द्वारा सामान्यतः प्रोटोप्लास्टों में जीन स्थानांतरण करवाया जाता है। प्रोटोप्लास्ट मतलब जो भी आपका सेल है, क्योंकि कोशिका भित्ति बाधा पहुंचाती है। तो प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या होता है, ऐसी कोशिका जिसमें सेल वॉल नहीं होती उसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लास्ट कहते हैं ना। प्राय ये विधि सघन कोशिका द्रव्य वाली कोशिकाओं के लिए अधिक उपयोगी है। भाई जिनमें गाढ़ा कोशिका द्रव्य होगा ना तो उनमें क्या होगा, भाई देखो आप डीएनए डालोगे इलेक्ट्रोपोरेशन से या बायोलिस्टिक से, तो इतने गाढ़े कोशिका द्रव्य को पार करके केंद्रक तक जाने में थोड़ी क्या होगी, मुश्किल होगी। तो वो कोशिकाएं जिनमें या तो बेसिकली क्या है, कोशिका भित्ति नहीं है या जिनका केंद्रक द्रव्य बहुत गाढ़ा है, वहाँ पे तरीका बहुत अच्छा है। इस विधि से तरुण नड़ा जलकायिक पराग भ्रूण व जायगोट की भ्रूण कोशिकाओं का रूपांतरण आसानी से किया गया है। तो पराग कोशिकाओं में भी डाल सकते हैं। लाभ, इस विधि में डीएनए का निष्कारण मात्र प्रति कोशिका सीमित नहीं है, यद्यपि इसे सीमित बनाया जा सकता है। इसके अंतर्ग्रहण के अवसर बढ़ जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। और डीएनए प्रवेश की क्रिया निश्चित होती है। भाई आप सीधे डलवा रहे तो निश्चित ही हो गया, है ना। हाँ नहीं, एक इंजेक्शन से केवल एक ही कोशिका में, तो आपको सोचिए ना इतना बारीक सब चीज़ें, तो बहुत धीरे धीरे काम करना है और एक बार में आप एक ही कोशिका, जबकि बॉम्बार्डिंग में या इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर आप बहुत सारी कोशिकाएं लेकर इलेक्ट्रिक करंट लेकर लगा सकते थे। बॉम्बार्डिंग में भी आपने एक साथ बहुत सारी लक्ष्य कोशिकाओं पर एक साथ बॉम्बार्डिंग करवाई थी शॉटगन मेथड या बायोलिस्टिक मेथड में, लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ केवल एक कोशिका में एक समय पर ही अपना विदेशी डीएनए डलवा सकते हैं। विशिष्ट उपकरण व कौशल की आवश्यकता है, कोई भी ऐरा गहरा इस काम को नहीं कर सकता है। जो रिसर्च किया हुआ है, जिस प्रोसेस को जानता है,
जो इस कार्य में कुशल है वो ही इस कार्य को कर सकता है। बाकी शायद 2 मेथड के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए कुशलता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और एक विशिष्ट उपकरण भी इसके लिए चाहिए। ऐसी तकनीक की आवश्यकता होती है जो एकल द्विपराग में और बहुस्तरीय भित्ति में डीएनए को गुजरने दे। देखिए बेटा, ये माइक्रो इंजेक्शन इतना मजबूत भी होना चाहिए कि अगर कोशिका भित्ति में ज़्यादा या कोशिका झिल्ली ज़्यादा मोटी है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य मोटा है, तो वहाँ पर आसानी से जाने दे। अगर बहुत ज़्यादा थिकनेस होगी कोशिका के अंदर तो फिर ये माइक्रो इंजेक्शन या सुई वहाँ पर घुस नहीं पाएगी। तो एक ये भी इसकी क्या हो गई, हानि हो गई। चलिए नेक्स्ट हम अब एक और मेथड पे आते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लाइपोफिकेशन। देखिए लाइपोफिकेशन के अंदर क्या होता है। लाइपोफिकेशन जो वर्ड लिया गया है ये दिया गया है लिपिड से। लिपिड कोशिका झिल्ली का एक महत्वपूर्ण रासायनिक घटक। आपकी कोशिका झिल्ली जो होती है ये रही आपकी कोशिका झिल्ली, और आप सबको पता है कि आपकी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन व लिपिड की। किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर क्या होते हैं, ये इस तरीके से प्रोटीन की 2 लेयर होती है, एक बाहर और एक अंदर, और इनके बीच में लिपिड की दोहरी लेयर क्या होती है, उपस्थित होती है ऐसे। तो ये लिपिड की दोहरी परत है, ये देखिए। तो ये क्या हो गई, लिपिड की दोहरी परत, और ये आपके पास में कौन हो गया, प्रोटीन, और ये भी आपके पास, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, प्रोटीन। अब आपको खुद को पता है कि आपका एक जो लिपिड का अणु होता है वो ध्रुवीय होता है। ये वाला जो होता है सिरा, ये इसके ऊपर कौन सा समूह उपस्थित है, फॉस्फेट। एक मिनट, इसके हेड पर, यानी कि ये सिर वाला भाग होता है और ये वाला पुच्छ भाग होता है। इसके सिर वाले भाग पर फास्फेट अणु पाया जाता है, और ये वाला जो सिरा होता है, सिर वाला जो सिरा होता है, ये तो कैसा होता है, जल स्नेही। और पूंछ वाला जो सिरा है ये सीधा सीधा क्या है, वसा है या आप फैट या लिपिड है। तो ये वाला हिस्सा कैसा होता है, जल विरागी। देखिए फिर से समझिए, आपकी कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी है, जिसमें लिपिड की बाहरी व आंतरिक परत के बीच में प्रोटीन की बाहरी व आंतरिक परत के बीच में लिपिड की दोहरी परत उपस्थित होती है। हमने लिपिड को एक अणु को निकाला तो लिपिड का एक अणु ध्रुवता शो करता है। इसका सिर वाला हिस्सा व पुच्छ वाले हिस्से में आप विभेदन कर सकते हैं। सिर वाले हिस्से पर फास्फेट समूह होता है जिसकी वजह से जल स्नेही हो जाता है, जबकि पुच्छ वाला सिरा पूर्ण रूप से लिपिड, वसा या फैट का बना होता है, उससे वजह से कैसा रहता है, जल विरागी रहता है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, और इसी चीज़ का हमें यहाँ पर क्या करना है, यूज़ करना है। तो लाइपोतंत्र विशेष प्रकार के झिल्ली तंत्र है जिनमें द्विआण्विक वसा परत के अध्रुवीय स्तरों पर क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। सही बात है। अब यह न्यूक्लियस की क्रियाओं से डीएनए को बचाता है, यानी कि डीएनए को टूटने नहीं देता, माना एंजाइम डीएनए को तोड़ दे। न्यूक्लियस की प्रक्रिया डीएनए को तोड़ने की प्रक्रिया है। लाइपोफिकेशन विधि का विश्लेषण बोहेगम ने 1965 में किया। डीएनए या आरएनए युक्त लाइपोसोम्स को प्रत्यक्ष संयोजन या एंडोसाइटोसिस द्वारा पादप कोशिका में प्रवेश करवाया गया। लाइपोसोम्स मतलब लिपिड जो होता है, देखिए वो जल में नहीं घुलेगा, तो डीएनए आरएनए को लिपिड के अंदर मिलाकर आराम से कहाँ भेजा, अंदर। या फिर कोशिका एंडोसाइटोसिस क्या है, देखिए कोशिका जब किसी चीज़ को ग्रहण करती है तो उसे हम अंतःग्रहण या एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, और जब कोशिका से किसी चीज़ को अपने अंदर से बाहर निकालती है तो उसे आप एक्सोसाइटोसिस या बाह्य गमन बोलते हैं। तो इसका यहाँ पर कोशिका क्या कर लेती है, अंतःग्रहण कर लेती है। पादप रूपांतरण में इस विधि का अधिक उपयोग नहीं किया जाता, किंतु जंतु कोशिका एवं अंडकों के रूपांतरण में ये बहुत सफल विधि है, क्योंकि वहाँ पर कोशिका भित्ति होती है ना, इस तेज का वहाँ पर अच्छा आसानी से उपयोग नहीं हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ये डीएनए है, इसकी चारों तरफ क्या लगा दी आपने, लिपिड लगा दी। अब लिपिड को तो जाने देगा आराम से, वो तो जल के अणुओं को नहीं जाने देता, तो लिपिड क्या होगा, आसानी से इसे अंदर जाने देगा। ये अंदर आ गया। अंदर आने की प्रोसेस को आपने क्या बोला, एंडोसाइटोसिस बोला है, या फिर आपने क्या बोला है, अंतःग्रहण बोला है। अब ये अंदर आ चुका है।
अब लिपिड के मिश्रण के साथ एंडोसोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा एंडोसोम। अब देखिए हुआ क्या है, जब ये डीएनए अंदर आया है, क्या निकल के आया, ये डीएनए है ना, और ये लिपिड की लेयर है, ये लिपिड का आपने बनाया था और ये डीएनए है। हमने क्या कहा कि ये विधि क्या करती है, न्यूक्लियस की क्रियाओं से डीएनए को बचाती है। सही बात है बेटा। देखो होता क्या है, बाकी सब मेथड्स में एक कमी और थी जो वहाँ पे नहीं बताई गई, ये कि जब डीएनए अंदर कोशिका द्रव्य में प्रवेश करता है तो केंद्रक तक जाने के बीच में कोशिका द्रव्य में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियेज एंजाइम, जो कि उस डीएनए को खा सकते हैं या पचा सकते हैं। यहाँ पर क्या किया जाता है, हमने लिपिड के अंदर डालकर भेजा। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो न्यूक्लियेज एंजाइम है जो कि ऑलरेडी कहाँ पर उपस्थित है, कोशिका द्रव्य में उपस्थित है, वो इस डीएनए को हानि नहीं पहुंचा पाएंगे। ये न्यूक्लियस एंजाइम जब तक इस लिपिड के साथ में कुछ करेंगे तब तक ये डीएनए फ्री हो जाएगा और हमारे नए डीएनए के साथ में जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, हमारे जो ग्राही डीएनए उसके साथ में जाकर क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो लाइपोफिकेशन एक वो मेथड है जिसमें आप बेसिकली क्या कर रहे हो, जो आपका विदेशी डीएनए है उसे क्या कर रहे हो, न्यूक्लियस एंजाइम द्वारा विलगित होने से बचा रहे हो। तो ये न्यूक्लियस के क्रियाकलापों से न्यूक्लिक अम्ल की सुरक्षा करता है। बिल्कुल सही बात है, डीएनए अगर ऐसे ही जाता तो कोशिका द्रव्य को पार करके जब तक वो केंद्रक तक पहुंचता तब तक हो सकता है कि कुछ एंजाइम जो कि ऑलरेडी कोशिका द्रव्य में उपस्थित होते हैं, जिन्हें हमने न्यूक्लियस एंजाइम कहा, जिनके हमने पढ़ा भी था, एंडो न्यूक्लियस, एंजो न्यूक्लियस, प्रतिबंधित न्यूक्लियस एंजाइम, तो वो डीएनए आरएनए को खा जाते हैं, न्यूक्लिक अम्लों को खाते हैं, उससे बचाता है। लाइपोडेस्मेटा के द्वारा, लाइपोडेस्मेटा क्या है बेटा, देखिए ये जो आपके यहाँ पे छिद्र बना है ना लिपिड की लेयर में, जिसके द्वारा ये लिपिड में लिपटे हुए आपके डीएनए अंदर गए हैं, तो इस छिद्र को आप डेस्मेटा कहते हैं। यहाँ पर लाइपो से लिपिड जाता है, लाइपोडेस्मेटा बोल देते हैं। तो लाइपोडेस्म प्रोटोप्लास्ट में प्रवेश के अलावा विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में डीएनए प्रवेश संभव होता है। इस विधि द्वारा पूर्ण सूक्ष्म कोशिकांगों का प्रवेश संभव है। छोटे छोटे कोशिकांगों को भी आप यहाँ पर प्रवेश करवा सकते हैं, सोचिए किसी कोशिका में। इस विधि की मुख्य कमी काइमेरा पादप की वजह से पादप के कुछ ही भाग रूपांतरित हो पाते हैं। तो काइमेरा पादप यानी कुछ भागों में तो ये चीज़ आ जाएगी, कुछ में नहीं आ पाएगी, तो पूरी इच्छित चीज़ें कभी कभी नहीं बन पाती है। यह एक धीमी और बहुत महंगी, सही बात है बेटा, इतना आपको यूज़ करना है और उच्च कौशल, जिस व्यक्ति को ये आना हो कि कितना लिपिड लेना है, किस तरह से प्रवेश करवाना है, ये सब कुछ तो एक कौशल व्यक्ति की आपको इसमें ज़रूरत पड़ेगी। लाइपोफिकेशन में लिपिड और बहुत थोड़ी महंगी प्रक्रिया, यंत्र वगैरह आपको सब कुछ चाहिए। तो इसी के द्वारा हमने क्या कर लिया है, आज हमने किस किस चीज़ों को देखा। आज हमने बेसिकली ट्रांसजेनिक पादप, जिसे आप बिना किसके बना रहे हैं, किसी लक्ष्य के बना रहे हैं, सॉरी लक्ष्य तो है, बिना किसी वाहक की सहायता से बना रहे हैं, उनको देखा। तो चलिए एक बार अगर हम इसका क्विक रिवीजन लेते हैं, फिर अपने वाहक वाले पर भी आते हैं ताकि आप लोग कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो आज आपने ट्रांसजेनिक पादप पढ़ा, जिसके अंदर बेसिकली क्या करते हैं, आप पादप या जंतुओं के जीन में, डीएनए में क्या करते हैं, रूपांतरण करते हैं और अपनी इच्छा के अनुरूप क्या बनाते हैं, नया डीएनए बनाते हैं। तो ऐसे पादपों को जो कि रूपांतरित डीएनए रख रहे हैं, या ऐसे पादप या जंतुओं को हम ट्रांसजेनिक पादप या जंतु कहते हैं। ट्रांसजीन कब होंगे, कोई चीज़ कब परिवर्तित होगी, जब उसके डीएनए के अंदर कोई नया डीएनए या नई जीन डाल दी जाए। और ये डालने की जो प्रक्रिया है, जिसके द्वारा आप रूपांतरण करने वाले हैं, ठीक है, ग्राही कोशिका के अंदर या ग्राही जीव के अंदर, वो दो तरीके से हो सकता है। तो वाहक डीएनए, विदेशी डीएनए, ऐच्छिक डीएनए को आपको ग्राही कोशिका में डलवाने के लिए दो विधियों का यूज करना पड़ता है। एक तो प्रत्यक्ष रूपांतरण, जिसमें आप किसी वाहक का, प्लाज्मिड, गुणसूत्र किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधा डलवाएंगे। और एक हो गया आपका वाहक अणु के माध्यम से जब आप क्या करवाएंगे, डलवाएंगे। तो आप प्रत्यक्ष रूप से नहीं जाएगा, बीच में बहुत सारी प्रोसेस है, जिसमें हमने कुछ चरण भी पढ़े हैं लास्ट क्लास में। प्रथम चरण जिसमें हम कोशिका को तोड़ेंगे, फिर उसके डीएनए को न्यूक्लियस, प्रतिबंधित न्यूक्लियस एंजाइम से तोड़ेंगे, फिर उस डीएनए को हम वाहक डीएनए के साथ में अटैच करवाएंगे, फिर वापस उसे हम ग्राही कोशिका के अंदर डालेंगे। तो ये सारे मेथड है, तो वहाँ पे हमें वाहक अणु की ज़रूरत पड़ती है। हमने वाहक अणु रहित में आज हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने जेल इलेक्ट्रोपोरेशन की विधि देखी, बहुत अच्छी विधि थी। हमने बायोलिस्टिक मेथड देखा, सस्ती विधियाँ थी ये दोनों ही। माइक्रो इंजेक्शन थोड़ी सी महंगी विधि और कुशल व्यक्ति चाहिए इसके लिए भी हमें। और एक हमने लाइपोफिकेशन विधि देखी। तो वाहक रहित, ठीक है, आपके पास में या प्रत्यक्ष रूपांतरण करवाने की आपके पास 4 विधियां हैं। अब हम आते हैं किसके ऊपर, वाहक अणु मध्यस्थ, या फिर हम आते हैं किसके ऊपर, अप्रत्यक्ष रूपांतरण के ऊपर। देखिए क्या है अप्रत्यक्ष रूपांतरण। एक बार के लिए, हाँ जी,
पौधों में या जंतुओं में, देखिए मैंने फिर कहा हम क्योंकि बायो पढ़ते हैं तो ज़्यादातर हम किस टर्म का यूज़ कर लेते हैं, हम पौधों का यूज़ थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं ना। तो देखिए पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए 2 वाहकों का प्रयोग किया जाता है। एक तो आपका प्लाज्मिड वाहक है, बिल्कुल सही बात है बेटा। देखिए प्लाज्मिड वाहक जो होगा, जैसे कि मैंने आपको प्लाज्मिड के प्रकार भी बताए थे, इसीलिए कि प्लाज्मिड अलग तरह का हो सकता है। आर प्लाज्मिड जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ से क्या देता है, रेजिस्टेंस या प्रतिरोधकता देता है उस जीवाणु को, मैं इसके बारे में बता चुकी हूँ, ठीक है। और 2ti प्लाज्मिड जो कि क्या करता है, किसी जीव में गांठ उत्पन्न करता है या नहीं है। तो ये बेसिकली, और भी प्लाज्मिड थे, मैंने आपको एफ प्लाज्मिड भी बताया था, मैंने आपको एक बताया नहीं लेकिन उसमें मैंने बताया नहीं कि कॉल्चिसिन प्लाज्मिड भी आता है, एक हाई फ्रीक्वेंसी प्लाज्मिड भी आता है, ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन 2 प्लाज्मिड, एक आर प्लाज्मिड और एक टी आई। तो आर का तो देखिए यहाँ पर आर का तो मतलब है रेजिस्टेंट प्लाज्मिड, और ये तरीका मैं बता चुकी हूँ, देखेंगे आप जाकर, जहाँ पे क्या होता था कि हम इतने किस्मत वाले निकले कि जो जीन है, ठीक है, जो प्लाज्मिड में रेजिस्टेंट जीन है, वहीं पर हमारे प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के काटने वाले वो भी है, नाइट्रोजन क्षारों के क्रम भी है, पैलिंड्रोमिक साइट भी वहीं पर ही है। तो जब हम उसे काट देते हैं तो वो जो रिस्ट्रिक्शन जीन थी वो भी हट जाती है, अपना एलियन डीएनए डाल देते हैं। तो अब ये बैक्टीरिया के अंदर जिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक से ये इसे प्रतिरोधकता दे रहा था वो जीन तो हट गई, वहाँ पे आप अपना डीएनए डाल देते हैं, ऐच्छिक डीएनए। तो अब आप चेक करना चाहते हैं कि आपका पुनर्योजित डीएनए बना है या नहीं बना, तो उसे उस दवाई में आप रखेंगे जिससे पहले वो प्रतिरोधकता शो करता था। अब की बार आप उस दवाई में डालेंगे तो प्रतिरोधकता शो नहीं करेगा, यानी कि वो प्रतिरोधक जीन तो वहाँ से हट चुकी है और आप अपनी ऐच्छिक डीएनए वाली जीन वहाँ पे डाल चुके हो। ये आपको थोड़ी बातें याद रखनी पड़ेगी, मैंने पिछली क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। और टीआई का मतलब होता है बच्चा ट्यूमर इंड्यूसिंग, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ट्यूमर इंड्यूसिंग क्या करता है, गांठ बनाता है, क्या बनाता है, गांठ, ठीक है। तो आप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से या वाहक के रूप में आप किसको इस्तेमाल कर सकते हो, प्लाज्मिड। ज़्यादातर हम टीआई प्लाज्मिड व आरआई प्लाज्मिड का उपयोग करते हैं। दूसरा वाहक जो हमारे पास में आते हैं वो कौन आते हैं, वायरस। मैम वायरस तो हमें बीमारी करते हैं और उससे हम वाहक की तरह इस्तेमाल करेंगे, अरे नहीं। देखो वायरस तो क्या होता है, मान लीजिए हम मानते हैं कोई वायरस था जो मेरी फूल गोभी को नुकसान पहुंचाता था। अब मुझे लगा कि यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, ये मेरी फूल गोभी को नुकसान पहुंचा रहा है, यानी कि ये जो वायरस है जो कि फूल गोभी मोज़ेक वायरस है, इस वायरस के अंदर, ये रहा भाई वायरस, इस वायरस के अंदर ऐसी कोई जीन है जो क्या है, रोगकारी है। क्या है, रोगकारी। इस वायरस के डीएनए में ऐसी कोई जीन है जो रोगकारी है, जो मेरे पादप को नुकसान पहुंचाती है। मैंने सोचा कि मैं अपने पत्ता गोभी के फूल को बहुत बड़ा बनाना चाहती हूँ, एक बार में जितना बड़ा पत्ता होगा उत्पादन उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, जिस जीन के द्वारा मेरे पत्ते अच्छे बनेंगे पत्ता गोभी के, मैंने वो जीन ले ली, है नहीं है। और ये लीजिए, ये रहा आपके वायरस का डीएनए और ये रही उसकी रोगकारी जीन। पहले तो मैंने ये रोगकारी जीन वाला हिस्सा इसमें से हटा दिया। अब मैंने इसके अंदर अपनी ऐच्छिक जीन वाला, जिससे मेरी पत्ता गोभी के पत्ते हरे और पत्ता गोभी बड़ी बनती, ये ऐच्छिक जीन या फिर आप डीएनए कह सकते हैं, वो मैंने क्या करवा दिया, इस वाहक कोशिका के वायरस में डलवा दिया। अब इस वायरस की मूलभूत प्रकृति क्या है, इसकी मूलभूत प्रकृति ये है कि ये तो रोग करेगा, क्योंकि इसका काम ही ये है। वायरस तो होते ही क्या है, वायरस तो वैसे ही ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, यानी कि वो कैसे होते हैं, मैं ऑब्लिगेट को आप लोग क्या बोलेंगे, जिनमें वो अवॉइड नहीं कर सकते कि वो पैरासाइट के बगैर रह सके, है ना, उन्हें तो परजीवी होना ही होना है। तो इसकी तो प्रकृति है इस वायरस की, तो किसकी, कैम वायरस की, फूल गोभी मोज़ेक वायरस की। तो फूल गोभी के ऊपर क्या करेगा, रोग करेगा ही करेगा, उसके ऊपर जाएगा ही जाएगा। लेकिन अब की बात जब ये जा रहा है तो ये रोगकारी जीन लेकर नहीं जा रहा है, ये क्या जीन लेकर जा रहा है, ये लाभकारी जीन लेकर जा रहा है, जो जीन हमें चाहिए थी। और अब इस जीन को ये जब उस वाहक कोशिका के अंदर या ग्राही कोशिका ग्राही पादप में ले जाएगा तो हमारी ऐच्छिक जीन वहाँ पर पहुँच जाएगी और आसानी से काम हो जाएगा। लेकिन देखिए अप्रत्यक्ष मेथड थोड़े से टेढ़े मेथड है, वो प्रत्यक्ष विधियों जैसे नहीं है।
तो कुशल लोगों की इसमें आवश्यकता है, सब कुछ आपको डिटेल में पता होना चाहिए। इसीलिए जब मैं भी इस चैप्टर में आपको बताऊंगी ना, तो प्लाज्मिड को जैसे हमने पूरा पढ़ा है ना, वैसे सबसे पहले हम वायरस की पूरी डिटेल को जानेंगे कि वायरस क्या है, वो ऐसा क्यों कर पा रहा है, क्या फ़ायदा हुआ हमें वायरस से। सोचिए अभी तक तो हमें कोविड ने परेशान किया हुआ था, वायरस से हम डरते हैं, लेकिन यहाँ पर वायरस हमारे दोस्त की तरह काम करेगा। इसके ऐसी स्ट्रक्चर होना, इसका परजीवी होना हमें कितना लाभ देने वाला है, ये भी क्या होगा आपको इस चैप्टर के अंदर समझ में आएगा। तो यहाँ तक के लिए आज हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम किसको शुरू कर देंगे। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से आप प्लाज्मिड के द्वारा और वायरस के द्वारा नए क्या बनाएंगे, पादप बनाते हैं, या ट्रांसजेनिक पादप या ट्रांसजेनिक जंतु बनाते हैं। ठीक है, तब तक के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।